तो बच्चों स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट के वेरी बेसिक चैप्टर से, जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट। क्या नाम है? नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट, जहां पे हम लोग चीजों को मैनेज करने के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो चैप्टर में सबसे पहला बात है मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। भाई ये मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? तो बोलता है मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, चीजों को हो जाना। अच्छा जी, क्या हो जाना? मतलब अगर हम किसी चीज को कर रहे हैं, मान लो मेरा फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में हमको प्रोडक्शन करना है, तो प्रोडक्शन के प्रोसेस को कंप्लीट हो जाना ही मैनेजमेंट कहलाता है। तो प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, चीजों को हो जाना। अच्छा, किस मैनर में? इफेक्टिवली और इफिशिएंटली हो जाना। जब चीजें इफेक्टिवली और इफिशिएंटली मैनर में कंप्लीट होती है, उसी को मैनेजमेंट बोलते हैं। अब ये इफेक्टिवली और इफिशिएंटली का मतलब क्या होता है? जहां पे पैसा मैटर नहीं करता, जहां पे काम हमारा टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए। तो मनी डजंट मैटर, जहां पे सिर्फ हमारा वर्क मैटर करता है, काम होना चाहिए और वो भी ऑन टाइम होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? ऑन टाइम होना चाहिए, उसको बोलते हैं इफेक्टिवली। और इफिशिएंटली का मतलब क्या? कि वर्क भी डन होना चाहिए, वर्क डन होना चाहिए, काम तो कंप्लीट होना ही चाहिए, प्लस में कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में होना चाहिए। तो जब दोनों चीज होगा, उसी को बोलेंगे काम को इफेक्टिवली हो जाना। तो काम को इफेक्टिवली भी करना है और काम को इफिशिएंटली भी करना है। ठीक है, तो मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ? प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, चीजों को हो जाना। किस मैनर में? इफेक्टिवली भी होना है, इफिशिएंटली भी होना है, थ्रू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। अब ये किसी भी चीज को हम कैसे कंप्लीट करते हैं? प्लानिंग के थ्रू करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू करते हैं, स्टाफिंग के थ्रू करते हैं, डायरेक्टिंग के थ्रू करते हैं, कंट्रोलिंग के थ्रू करते हैं। इसी को हम मैनेजमेंट का प्रोसेस भी बोलते हैं। तो दिस ऑल 5 थिंग्स आर प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, और इसी के थ्रू हमारा मैनेजमेंट का प्रोसेस कंप्लीट होता है। ठीक है, अब बात आता है मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। भाई वही चीज जो ऊपर पढ़े हम, प्रोसेस। सबसे पहले बात की हम प्रोसेस का। कौन कौन सा प्रोसेस है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। दीज 5 थिंग्स आर प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद इफेक्टिवनेस का मतलब अभी हमने बताया था, कंप्लीटिंग द राइट टास्क, अचीविंग डिपुटेड गोल विद इन द टाइम फ्रेम। आपको टाइम के दायरे में रह के किसी डिपुटेड गोल को अचीव करना ही मैनेजमेंट कहलाता है। उसके बाद बात आता है इफिशियंसी का। तो बोलता है मींस कंप्लीटिंग ऑफ टास्क यूजिंग मिनिमम रिसोर्सेस, कम से कम रिसोर्सेस को यूज करके टास्क को कंप्लीट करना ही इफिशियंसी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो देयर आर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। सेकंड, ऑल परवेसिव। अच्छा, पहले गोल ओरिएंटेड प्रोसेस समझो। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस क्या होता है? बोलता है जब हम कोई मैनेजमेंट करते हैं, तो मैनेजमेंट करने का कोई ना कोई तो गोल हमारे पास होता ही है। जैसे काम को कंप्लीट हो जाना, मतलब हम अगर किसी चीज का प्लानिंग करते हैं, तो उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट भी करना होता है, यानी कि प्लानिंग करने के बाद ऑर्गेनाइजिंग भी करेंगे, स्टाफिंग भी करेंगे, डायरेक्टिंग भी करेंगे और कंट्रोलिंग भी करेंगे। तो पांचों प्रोसेस को जो कंप्लीट करना होता है, और पांचों प्रोसेस के कंप्लीट करने के बाद जो हमारा गोल मिल जाता है, गोल प्राप्त हो जाता है। जैसे मान लो ये कोई फैक्ट्री है, तो उस फैक्ट्री में प्रोडक्शन करना है, तो प्रोडक्शन में हम प्लानिंग से स्टार्ट करेंगे और कंट्रोलिंग पे जाके उसको एंड करेंगे, और जाके वहां पे उस पोजीशन पे हमारा गोल प्राप्त हो जाएगा जब हम अपने प्रोडक्ट को बना लेंगे, अपने प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर लेंगे। तो उसी को बोलते हैं गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। जब हम अपने गोल को प्राप्त कर लेते हैं, तो इसीलिए तो मैनेजमेंट किया गया था कि सो दैट हम अपने गोल को प्राप्त कर लें। दूसरा है ऑल परवेसिव, मतलब कि मैनेजमेंट हर जगह पे एप्लीकेबल होता है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो नॉन बिजनेस हो, पर मैनेजमेंट तो हर जगह पे लगाना पड़ेगा आपको। तो बिजनेस का पर्पस हो, नॉन बिजनेस का पर्पस हो, मैनेजमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा। पर्सनल लाइफ भी मैनेज करके ही काम होता है, पर्सनल लाइफ में भी। तो हर जगह पे मैनेजमेंट का जरूरत पड़ता है, चाहे वो बिजनेस हो या एनपीओ हो, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ हो, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हर जगह पे मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट होता है, चाहे वो मनी कमाने के मोटिव से हो या विदाउट मनी कमाने के मोटिव से हो, आपको मैनेजमेंट तो करना ही पड़ेगा। तो मैनेजमेंट क्या है? यूनिवर्सल है, जिसका नाम है ऑल परवेसिव। तीसरा बात आता है मल्टी डायमेंशनल। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डायमेंशन ऑफ द कंपनी। पहला वर्क, दूसरा पीपल और तीसरा ऑपरेशन। तो ये 3 डायमेंशन होते हैं मैनेजमेंट के, वर्क, पीपल और ऑपरेशन। ये 3 डायमेंशन को ही बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल, मतलब मैनेजमेंट को मल्टी डायमेंशनल होना।
वर्क का मतलब क्या, काम पे आपको फोकस करना है। पीपल का मतलब लोगों पे फोकस करना है। और ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब जिस काम को हम कर रहे हैं, मतलब जिस चीज को बना रहे हैं, उसका जो ऑपरेशन हो रहा है वो सही हो रहा है कि नहीं। तो ये तीनों ही चीजों पे फोकस करना पड़ता है मैनेजमेंट के अंदर। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है कंटिन्यूअस प्रोसेस। आप जो प्रोसेस कर रहे हैं वो आपका प्रोसेस कंटिन्यूअस है। जैसे ही एक प्लानिंग को आपने बनाया, उसको एग्जीक्यूट किया और बना के जब प्रोडक्ट तैयार कर लिया, फिर आपको दूसरा बार प्रोडक्ट फिर से बनाना पड़ेगा, तीसरा बार प्रोडक्ट फिर से बनाना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, आपको लगातार करते रहना पड़ेगा। उसके बाद पांचवा पॉइंट आता है ग्रुप एक्टिविटी। तो एक्टिविटी कैसा होना चाहिए भाई, जब ग्रुप में मिलकर लोग काम करते हैं तो वो एक्टिविटी, वो मतलब वो काम सही तरीके से हो पाता है। तो मैनेजमेंट देखो, जब किसी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, वहां एक लोग से तो संभव है नहीं, तो सारे लोग जब वर्कर का एक ग्रुप मिलकर काम को करेगा तो वो काम जल्दी निपट जाएगा, वो काम जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो मैनेजमेंट कैसा है, एक ग्रुप एक्टिविटी है। फिर बात आता है डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक फंक्शन का मतलब क्या, देखो हमारे इन्वायरमेंट में बहुत तरह के चेंज आते हैं, लाइक सोशल चेंजेस, दूसरा पॉलिटिकल चेंजेस। सोशल चेंजेस का मतलब क्या, अगर नेताजी कुछ नया नया बदलाव लेके आ गए। पॉलिटिकल चेंजेस मतलब क्या, मतलब सॉरी, पॉलिटिकल चेंजेस का मतलब नेताजी कुछ बदलाव लेके आ गए। सोशल मतलब समाज में ही कुछ चेंजेस आ गया। और तीसरा इकोनॉमिकल। तो इकोनॉमिकल का मतलब क्या, हमारा आर्थिक स्थिति बदल गया। सोशल का मतलब क्या, देखो सोशल का मतलब समाज में नए नए फैशन आ गए, तो उस फैशन के साथ आपको भी बदलना पड़ेगा। उसके बाद सोशल के बाद क्या आता है, इकोनॉमिकल आता है। इकोनॉमिकल का मतलब क्या हो गया कि आपका इकोनॉमिक स्थिति उतना अच्छा नहीं रहा पहले के जैसा। और तीसरा आता है पॉलिटिकल। पॉलिटिकल मतलब नेताजी कुछ नए नए नियम लेके आ गए। तो इन तीनों रीजन के चलते हमको उसमें भी अपने आप को मैनेज करके चलना पड़ता है। तो मैनेजमेंट का छठा फंक्शन हो गया, छठा कैरेक्टरिस्टिक्स। और सातवां इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल फोर्स का मतलब क्या कि आपको एक प्रेशर रहता है दिमाग पे कि ये काम को तो हमको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो यही है इंटेंजिबल फोर्स, जो आपको अपने मेंटलिटी में एक प्रेशर रहता है कि काम को कंप्लीट करना पड़ेगा टाइम पे। तो हमारा 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट हो गया। अब बात आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव 3 तरह का, एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव और तीसरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव 3 तरह का, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। सर्वाइवल का मतलब क्या भाई, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो सबसे पहले बिजनेस में सर्वाइव करने के लिए सोचेंगे कि भाई मार्केट में टिक के कैसे रहना है। जब टिक के रहना सीख जाएंगे तो फिर हम धीरे धीरे फिर प्रॉफिट की तरफ चलेंगे। जब प्रॉफिट भी होना शुरू हो जाएगा तो अपने आप को ग्रो करने के लिए सोचेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हमेशा यही तीनों होता है कि पहले आप सर्वाइव करना सीखो, फिर आप प्रॉफिट कमाना सीखो, और जब प्रॉफिट भी होने लग गया तो आप ग्रोथ के बारे में सोचो। फिर बात आता है सोशल ऑब्जेक्टिव। ये सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है, तो देखो समाज में, अगर समाज में हम रह रहे हैं, समाज में हम बिजनेस कर रहे हैं, तो ये समाज के प्रति भी मेरा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है भाई, तो आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन करो जो आपको, आपके सोसाइटी को हार्म ना करे, आपके इन्वायरमेंट को हार्म ना करे। दूसरा, क्वालिटी प्रोडक्ट आप बनाओ, अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाओ। तीसरा, रीजनेबल प्राइस में आप उसको बेचो। चौथा, आप एम्प्लॉयमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी लाओ, मतलब इतने बेरोजगार घूम रहे हैं वो लोग के लिए काम के लिए अपॉर्चुनिटी लेके आओ। ये आपका समाज में दायित्व बनता है। और लास्ट पॉइंट, बेसिक एमिनिटीज फॉर कम्युनिटी, लाइक कुछ सुविधा देना। जैसे हमारा शॉप है, हमारा कोई फैक्ट्री है, तो उस फैक्ट्री के बाहर में एक ये पानी पीने का मशीन लगा दिए, सो दैट कोई आते हैं लोग तो पानी पीते हैं। ये बेसिक एमिनिटी है। या अपने इंप्लॉई के लिए मतलब थोड़ा एसी वेसी लगा दिए, सो दैट वो भी कंफर्टेबल जोन में जाके काम करे। तो जो बेसिक एमिनिटीज है वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा अपने सोसाइटी के लिए, अपने इंप्लॉई के लिए, अपने लोगों के लिए। तीसरा बात आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब भाई पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर मान लो हम कहीं पे जॉब कर रहे हैं, अगर हम कहीं इंप्लॉयमेंट में काम कर रहे हैं, तो मेरा पहला ऑब्जेक्टिव क्या होगा, फाइनेंशियल नीड। भाई पैसा कमाना तो हर किसी का उद्देश्य होता है ना, तो आप पहले अपने फाइनेंशियल नीड को पूरा करो। अगर आपका फाइनेंशियल नीड पूरा हो जाता है तो आप सोशल नीड को पूरा करो, मतलब समाज में अपना इज्जत कमाओ, समाज में लोग आपको वैल्यू देंगे। कैसे वैल्यू देंगे, अगर आप मान लो कहीं किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो मैनेजर के पोस्ट पे, कौन सा मैनेजर भाई, तो प्रोडक्शन मैनेजर के पोस्ट पे आप जॉब कर रहे हो, तो प्रोडक्शन मैनेजर के पोस्ट पे आप जॉब कर रहे हो, तो समाज में लोग जानेंगे कि भाई आप कोई मैनेजर के पोस्ट पे हो, तो आपका समाज में सोशल नीड भी पूरा होगा, आपका रिस्पॉन्स मतलब इज्जत बढ़ेगा समाज में। और तीसरा, हायर लेवल नीड। हायर लेवल नीड का मतलब क्या हो गया, देखो आपको चाहिए कार, आपको कार चाहिए तो आप कार खरीद लो, आपको होम चाहिए तो आप घर बना लो, घर खरीद लो। ये सब आपका हायर लेवल नीड है। तो कोई भी पर्सनल व्यक्ति यही चाहता है कि हमको इन सभी चीजों का जुगाड़ हो जाए। किसका किसका, फाइनेंशियल नीड का, सोशल नीड का और हायर लेवल नीड का। ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट समझ में आया। एक हो गया ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव, तीसरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में 3 चीज, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। सोशल ऑब्जेक्टिव में
1 2 3 4 5 चीज। पहला, इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाओ, क्वालिटी प्रोडक्ट बेचो, सही रेट पे बेचो, एम्प्लॉयमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी जनरेट करो, और बाकी जो बेसिक सुविधा है एम्प्लॉय को या जो भी हमारे समाज के लिए वो आप प्रोवाइड करो। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में क्या था? फाइनेंशियल नीड को पूरा करो, सोशल नीड को पूरा करो और हायर लेवल नीड्स को पूरा करो। अगला पॉइंट हमारा आता है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का क्या नेचर है भाई? तो बोलता है मैनेजमेंट एज ए साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट और मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन। भाई नेचर मैनेजमेंट का 3 तरह का होता है, एक मैनेजमेंट एज ए साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट और मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन। तो साइंस में क्या होता है? बोलता है साइंस में आपको देखो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, मतलब आप कुछ भी पढ़ते हो वो सारा चीज सिस्टमेटिक तरीके से बनाया गया है तो ही आप उसको पढ़ पा रहे हो। दूसरा चीज, प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस। जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं वो एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होते हैं। और तीसरा बात, यूनिवर्सल वैलिडिटी, ये हर जगह पे एप्लीकेबल होता है, ऐसा नहीं कि कहीं पे एप्लीकेबल नहीं होता है। बी पॉइंट में क्या है? मैनेजमेंट इज एन आर्ट। तो आर्ट में क्या हो गया? एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। भाई ये चीज क्या है? थ्योरेटिकल चीज है। आप आर्ट में कोई भी चीज पहले से कोई बना के रखा है तो उसी को आप पढ़ लो, उसी को लिखा हुआ है किताब में, वही चीज उठाओ और पढ़ लो, तो ये एग्जिस्टिंग ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज है। दूसरा, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है। भाई जो लोग अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से लेके आए, मान लो कोई आर्टिस्ट है तो वो आर्ट बना रहा है तो वो अपने पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन से बना रहा है। ऐसा नहीं कि हर कोई आर्ट बना सकता है, जैसे हम आर्ट नहीं बना सकते, आप आर्ट बना सकते हो, तो ये आपका पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है। और तीसरा, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अब ये आर्ट का तरीका कैसे आता है? हम रोज प्रैक्टिस करेंगे तो अलग अलग क्रिएटिविटी हमारे अंदर आएगा, तो ये प्रैक्टिस का चीज है। जितना ज्यादा आप आर्ट बनाओगे उतना ज्यादा आप आर्टिस्ट बनते चले जाओगे। और तीसरा पॉइंट आता है मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। तो मैनेजमेंट प्रोफेशन में कैसे मैनेजमेंट किया जाता है? पहले तो देखो, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करने जा रहे हो, प्रोफेशनल पढ़ाई करने जा रहे हो या प्रोफेशनल बनने जा रहे हो, तो आपको सबसे पहले वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज से पढ़ाई करना पड़ेगा। लाइक अगर आपको सीए बनना है तो ICAI से पढ़ना पड़ेगा, CS बनना है तो ICSI से पढ़ना पड़ेगा, CMA बनना है तो ICMAI से पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन से पढ़ना पड़ेगा। आपको लॉयर बनना है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब क्या है? ये सब वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, मतलब ये एक प्रोफेशनल एसोसिएशन भी है। तो अगर हम प्रोफेशनल एसोसिएशन का एग्जांपल देंगे तो वही सब एग्जांपल हो जाएगा। तो आप एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज पढ़ रहे हो, मतलब एक तरीका है उसको पढ़ने का, प्रॉपर सिलेबस है, तरीका है, उससे आप पढ़ रहे हो। दूसरा, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। हर कोई इसमें नहीं जा रहा है। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने के लिए आपको नीट निकालना पड़ेगा। तो ये सब एक मतलब क्या होता है? एक जरिया होता है जाने का, उसमें एक प्रोसेस होता है, कोई भी मुंह उठा के उसमें नहीं जा सकता है, तो एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है। तीसरा, प्रोफेशनल एसोसिएशन, जो अभी नाम हमने बताया। और चौथा, इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। हर जगह पे आपको इथिकली होकर काम करना पड़ेगा। लाइक आप सीए हो तो आप सीए होके आप अनयूजुअल पैसा आप नहीं ले सकते हो अपने क्लाइंट से, अनयूजुअल मनी चार्ज कर रहे हो, ये गलत बात हो गया। अगर आप डॉक्टर हो तो आप प्रिस्क्रिप्शन में ये नहीं लिख सकते हो कि आपकी उसी दुकान से एक्सरे कराना है, आपको उसी दुकान से टेस्ट कराना है, आपको फलाने दुकान से दवाई खरीदना है। आप ऐसा मतलब उनको आप प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे सकते हो। आप लॉयर हो तो आप उसको बार बार मतलब टहला रहे हो, आप तारीख पे तारीख घुमा रहे हो, ये भी गलत बात है। तो आप इथिकल नहीं हो, आपको इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना पड़ेगा। कोई लॉयर है तो जल्दी से जल्दी उसको केस को सॉल्व करना चाहिए, ये उसका काम होना चाहिए। सर्विस मोटिव मतलब क्या? प्रोफेशनल हमेशा सर्विस ही देता है, वो गुड्स प्रोवाइड नहीं कर सकता, वो हमेशा सर्विस प्रोवाइड करता है। तो अगर आप प्रोफेशनल बन रहे हो तो आप हमेशा फोकस करो कि हम अच्छे तरीके से सर्विस प्रोवाइड करें, इथिकल होकर सर्विस प्रोवाइड करें। ओके, तो आपको ये सारा पॉइंट कंप्लीट हो गया होगा। शॉर्टकट हमने बना लिया है UPS, BEP, सेव PR, ऐसे करके शॉर्टकट हमने एक बनाया है। UPS बोले तो यू से हो गया यूनिवर्सल वैलिडिटी, P से हो गया प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन, और S से हो गया सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। उसी तरीके से BEP का मतलब क्या हो गया? बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। E से हो गया एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, और P से हो गया पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। उसके बाद प्रोफेशन में क्या हो गया? सेव PR का मतलब S से हो गया सर्विस मोटिव, E से हो गया आपका इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, और W से हो गया वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, P से हो गया प्रोफेशनल एसोसिएशन, और R से हो गया रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। ओके, अब चलते हैं अगले पॉइंट पे, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो भाई देखो 3 तरह का लेवल होता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। टॉप लेवल का मतलब क्या हो गया? कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, CEO, CFO, COO, ये सारे लोग कंपनी के टॉप लेवल मैनेजर होते हैं। ये टॉप लेवल मैनेजमेंट में होते हैं। ये जितने भी कंपनी के मेजर डिसीजन होते हैं, वो सारे ये टॉप लेवल वाले लेते हैं। लेकिन कंपनी का और भी मेजर डिसीजन है। मेजर डिसीजन के बाद वाला जो पार्ट होता है, लाइक अगर कोई परचेज मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, प्लांट सुपरिटेंडेंट है, डिविजनल हेड है, डिपार्टमेंटल हेड है, तो ये लोग क्या करता है?
जो टॉप लेवल जो प्लानिंग की है उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करवाने का काम इन सारे मैनेजर्स लोग का होता है। तो मिडिल लेवल भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पर सभी का सबसे मेन लोग जो होता है वो होता है लोअर लेवल वाले लोग, सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, फोरमैन, सेक्शन ऑफिसर, क्लर्क, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव एटसेट्रा। ये लोग वो व्यक्ति होते हैं जो वर्कर से काम करवाते हैं और काम करवा के किसी भी प्लानिंग को एग्जीक्यूट होने में मदद करते हैं। तो ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे बिजनेस को आगे लेके जाने में। ठीक है, तो मैनेजमेंट के लेवल होते हैं 3 लेवल, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। कितने तरह के मैनेजमेंट हो गए? टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट। ओके, अब आते हैं आगे बात होता है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। भाई अभी ऊपर पढ़े थे हम लोग, प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट भी इसी को बोलते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। 5 तरह का प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट होता है या फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है। अच्छा, प्लानिंग का मतलब क्या? ऑब्जेक्टिव को सेट करना, टारगेट को सेट करना और उसके बाद उसके लिए एक्शन प्लान को बनाना। और जब कोई टारगेट सेट किए, उसके लिए एक्शन प्लान बनाए, तो वो क्या होगा? मेरा काम उससे कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि ये जो गैप बना हुआ था किसके बीच में? वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू रीच, जहां हम हैं और जहां हम पहुंचना चाहते हैं, इन दोनों के गैप के बीच में वो ब्रिज बनाने का काम करता है, वो एक पुल बनाने का काम करता है। ठीक है। दूसरा ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या? लोगों को ड्यूटी असाइन करना, ग्रुप में टास्क को बांटना। अच्छा, इस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। भाई आपको अथॉरिटी दे देंगे, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे कि ये टास्क को आप ही को परफॉर्म करना है, तो आप उस हिसाब से उसको परफॉर्म करोगे। तीसरा पॉइंट आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब सही लोग को सही जगह पे लगाना, राइट पर्सन टू द राइट जॉब। सही लोग को सही काम पे लगाओ। ये कैसे होगा? जब हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, जब हम सिलेक्शन कर रहे हैं, जब हम प्लेसमेंट कर रहे हैं या फिर उनके डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग वगैरह करा रहे हैं, तो उस समय हमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि सही लोग को सही जगह पे हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं या नहीं, सही लोग को सही जगह पे सिलेक्शन कर रहे हैं कि नहीं, उनका प्लेसमेंट सही जगह हो रहा है कि नहीं, या उनका डेवलपमेंट सही मैनर में हो रहा है कि नहीं। जब ये चीज सही से हो जाएगा तो ही आप सही से स्टाफिंग कर पाओगे। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब आप इंप्लॉई के लिए लीड कर रहे हो, उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हो, उनको मोटिवेट कर रहे हो अपने इंप्लॉई को। काहे के लिए भाई? टू परफॉर्म असाइन टास्क इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। मतलब कि जो हमारे इंप्लॉई हैं उनको अच्छे से हम इन्फ्लुएंस करेंगे, लीड करेंगे, मोटिवेट करेंगे, तो वो जो भी टास्क उनको असाइन किया गया है उस टास्क को वो प्रॉपर मैनर में कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये हो गया डायरेक्टिंग। और लास्ट 5 पॉइंट हमारा है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी टुवर्ड अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मतलब कि जो भी काम हो रहा है उसको आप टाइम टू टाइम मॉनिटर करते रहो, सो दैट कोई काम अगर आपका खराब कर रहा है तो उसको बुला के डांट लगाओ। आप कोई काम आपका अच्छा कर रहा है उसको बुला के थोड़ा पीर रिकॉग्निशन दो, उसको रिकॉग्नाइज करो कि भाई तुम काम अच्छे कर रहे हो। तो इट इन्वॉल्व सेटिंग अ स्टैंडर्ड। कैसे पता चलेगा भाई? तो आप इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट होगा? सेटिंग स्टैंडर्ड। पहले आप स्टैंडर्ड सेट करो और मेजरिंग करंट परफॉर्मेंस, और उस स्टैंडर्ड के हिसाब से जो परफॉर्मेंस हमारा चल रहा है वो सही चल रहा है कि नहीं, ये आप मेजर करो। जब आप इसको मेजर करोगे तो आपको कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड, आप स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन कर लिए। अब स्टैंडर्ड डेटा मेरा क्या था, एक्चुअल डेटा मेरा क्या है, क्या हम सही चल रहे हैं या खराब चल रहे हैं, ये हमको उससे पता चल जाएगा। और अगर मान लो हम खराब चल रहे हैं तो टेकिंग करेक्टिव एक्शन फॉर एनी डेविएशन। अगर कोई भी डेविएशन हो रहा है तो आप उसके लिए करेक्टिव एक्शन लो। मतलब क्या हमने बोला स्टैंडर्ड बनाओ, एक स्टैंडर्ड सेट करो, उस स्टैंडर्ड के साथ एक्चुअल डेटा को कंपैरिजन करके देखो कि क्या ये हमारा स्टैंडर्ड के साथ मैच कर रहा है या नहीं। अगर ये स्टैंडर्ड के साथ मैच कर रहा है तब तो सही बात है, स्टैंडर्ड के आसपास भी चल रहा है तो भी सही बात है। लेकिन स्टैंडर्ड से बहुत ही गलत चल रहा है तो हम क्या करेंगे? उसके लिए करेक्टिव एक्शन को लेंगे। तो ये हो गया हमारा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट इसके साथ। ठीक है। अब आता है बात लास्ट, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या? आप यूनिटी ऑफ एक्शन कर रहे हो, मतलब आप जो भी एक्शन कर रहे हो उस एक्शन में आपका यूनिटी है, मतलब सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं, सभी लोग एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे हैं। ठीक है। ये इसेंस ऑफ मैनेजमेंट, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है मैनेजमेंट के लिए। कोऑर्डिनेशन नीडेड टू बी परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन जो भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है उस हर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के लिए परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। कोऑर्डिनेशन में परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। अच्छा जी, मतलब क्या हो गया? द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन बिगिंस एट प्लानिंग स्टेज। ये कब शुरू होता है? प्लानिंग स्टेज पे। और खत्म कब होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट पे जाके खत्म हो जाता है। बेस्ड ऑन द प्लान्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज डेवलप्ड। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जिस हिसाब से डेवलप किया गया है उसी पे ये पूरा बेस्ड होता है, उसी प्लान पे ये पूरा बेस्ड होता है। और तीसरा पॉइंट आता है स्टाफ इज रिक्रूटेड। स्टाफ को रिक्रूट किया गया, सेलेक्ट किया गया, ट्रेन किया गया है। कैसा? एज पर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड प्लान। जैसा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर और प्लान है उसी हिसाब से स्टाफ को रिक्रूट किया गया, सेलेक्ट किया गया और ट्रेन किया गया। बाकी टू इंश्योर राइट एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान डायरेक्शन आर गिवन। मतलब कि जो प्लान का डायरेक्शन दिया गया था उसी डायरेक्शन में आप उसको मतलब उसका एग्जीक्यूशन कर रहे हो। ठीक है। और कंट्रोलिंग इंश्योर्स नो डिस्क्रिपेंसी बिटवीन प्लान एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। मतलब कि कंट्रोलिंग अगर आप करते रहोगे सही सही समय पे तो आपको कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं आएगा
किसके बीच में? प्लान और एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच में। मतलब जो हम प्लान किए हैं उस प्लान का कंप्लीशन होना तो जरूरी है। हो सकता है वो 100% ना हो, 90% हो, 80% हो, या 100% से भी ऊपर कभी कभी प्लानिंग से अच्छा काम हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको कंट्रोलिंग करने से ये चीज सही हो पाएगा। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल। सही बात है। अगर आप टॉप लेवल के हो तो भाई आपको और पूरे ऑर्गेनाइजेशन का एक्टिविटी को आप क्या कर सकते हो? कोऑर्डिनेट कर सकते हो। मान लो अगर मिडिल लेवल वाला काम सही से नहीं कर रहा है, लोअर लेवल वाला काम नहीं कर रहा है, तो आप सभी को कोऑर्डिनेट कर सकते हो, जाके उससे बात कर सकते हो, भाई सही से काम को निपटाओ, सो दैट हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल पूरा हो सके। तो टॉप लेवल वाले पूरे ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविटी को इंटीग्रेट करने में मदद करते हैं। उसके बाद जो मिडिल लेवल वाले हैं वो डिफरेंट डिपार्टमेंट के एक्टिविटी को मतलब ये क्या करने में इंटीग्रेट करने में मदद करते हैं। जैसे देखो कोई अगर परचेज मैनेजर है तो परचेज मैनेजर, प्रोसेसिंग मैनेजर, और एक हो गया परचेज मैनेजर, एक हो गया प्रोसेसिंग मैनेजर, एक हो गया डिस्पैच मैनेजर। तो परचेज मैनेजर अगर रॉ मटेरियल को खरीद के लेके आ गया तो उसका काम है कि वो आगे प्रोसेसिंग मैनेजर के पास उसको शिफ्ट कर दे। तो जब परचेज मैनेजर टाइम पे अगर अपना मटेरियल को शिफ्ट कर दिया किसके पास? प्रोसेस मैनेजर के पास। प्रोसेस मैनेजर क्या करेगा? जल्दी से काम को स्टार्ट कर देगा और जल्दी टाइम पे काम कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रोसेस मैनेजर को होना चाहिए कि वो डिस्पैच मैनेजर के पास उस प्रोडक्ट को ट्रांसफर कर दे। तो परचेज मैनेजर प्रोसेस मैनेजर के पास माल ट्रांसफर करेगा, प्रोसेस वाला डिस्पैच वाले के पास माल ट्रांसफर करेगा, तब जाके हमारा काम। और ये हमेशा कोऑपरेशन मैनर में होना चाहिए, हमेशा एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हुए काम करना चाहिए, सो दैट काम खराब ना हो और किसी का टाइम वेस्ट ना हो, जल्दी से जल्दी काम निपट जाए और हम अपने गोल को प्राप्त कर लें। अच्छा, लोअर लेवल वाला किसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा? ये इंटीग्रेट करेगा एक्टिविटीज ऑफ वर्कर। भाई अगर कोई वर्कर ढंग से काम नहीं कर रहा है तो सुपरवाइजर को या फिर जो वहां का फॉरमैन वगैरह है उसका ये दायित्व है, उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वर्कर से ढंग से काम करवा ले। ओके, कोऑर्डिनेशन मस्ट फॉर सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सही बात है। अगर आप कोऑर्डिनेट करके काम करोगे तो आपके बिजनेस में आपका बिजनेस लंबे समय तक सर्वाइव भी करेगा और आपके बिजनेस में सक्सेस भी मिलेगा। तो इट इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन दैट ए मैनेजर इंश्योर ऑर्डरली अरेंजमेंट। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? ऑर्डरली अरेंजमेंट करना पड़ेगा मैनेजर को। किस चीज का भाई? इंडिविजुअल का। जो लोग काम कर रहे हैं उसको सही तरीके से काम पे आप लगाओ, ऑर्डर में काम लगाओ। मतलब जो परचेज डिपार्टमेंट का लोग है उसको परचेज में ही लगाओ, जो सेलिंग डिपार्टमेंट का लोग है उसको सेलिंग में लगाओ। आप मिक्स मत करो, परचेज वाले को सेलिंग में डाल दिए, सेल वाले को परचेज में डाल दिए, ऐसा गलत हो जाएगा। तो आप सारे इंडिविजुअल को सही टास्क पे लगाओ एंड ग्रुप एफर्ट्स बना के वो लोग क्या करेंगे? अपने कॉमन ऑब्जेक्टिव को पूरा करेंगे। ठीक है। अच्छा, कंक्लूजन में क्या लिखा हुआ है कि वी कैन से दैट ऑल द फंक्शन आर फ्लावर्स एंड कोऑर्डिनेशन इज अ थ्रेड दैट टाइज दीज फ्लावर्स टू फॉर्म द गार्डलैंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बोलता है भाई कि अगर आप फंक्शन को फ्लावर मानते हो, अगर आप फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को फ्लावर मानते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कोऑर्डिनेशन को थ्रेड मानना पड़ेगा, सो दैट जब फ्लावर और थ्रेड आपस में मिलेगा तो फिर क्या होगा? वो एक गार्लैंड बनेगा। मतलब क्या? फूल और उसमें रस्सी, मान लो मतलब थ्रेड का मतलब धागा या रस्सी। तो रस्सी में जब फूल को पिरो देते हैं तो वो एक माला बन जाता है। तो उसी तरीके से अगर हमारा फंक्शन जो है वो फ्लावर है और कोऑर्डिनेशन एक थ्रेड है, तो गार्लैंड मतलब माला जो है वो क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमको अगर ऑर्गेनाइजेशन को सही बनाना है तो फूल और धागा को एक साथ मिलाना ही पड़ेगा। ठीक है ना। फिर आता है फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। पहला फीचर है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट। आपको ग्रुप एफर्ट में काम करना पड़ेगा। मतलब क्या कि अगर एज ए डिफरेंट इंडिविजुअल कम फ्रॉम, क्योंकि देखो अलग अलग इंडिविजुअल जो है वो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं और उनका अपना अपना काम करने का अलग अलग स्टाइल होता है। तो जब ग्रुप में काम करेंगे तो सब लोग मिलकर एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके काम कर पाएंगे। दूसरा बात, यूनिटी ऑफ एक्शन। मतलब क्या कि जो आप एक्शन ले रहे हो, मतलब जो आप काम कर रहे हो, एक्शन का मतलब काम करना, वो यूनिटी में होना चाहिए। तो इसका मतलब यूनिटी में होगा तो क्या होगा? काम अच्छे से होगा। फाइट्स होगा तो काम सही से कभी नहीं हो सकता है। तो कंफ्लिक्टिंग एफर्ट्स में काउज डैमेजेस टू द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप बार बार आपस में मतभेद कर रहे हो तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को डैमेज भी कर सकता है। कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सही बात है, पहले भी पढ़ रखे हैं। तो इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। ये खत्म होने का चीज ही नहीं है। प्लानिंग से शुरू होगा, कंट्रोलिंग तक जाके ये खत्म होगा, फिर से प्लानिंग से शुरू होगा, कंट्रोलिंग पे जाके खत्म हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स। मतलब कि कोऑर्डिनेशन हर मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो देखो, इट इज द टास्क ऑफ ऑल द मैनेजर्स वर्किंग इन डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करें या जहां भी काम करें, कोऑर्डिनेशन तो उनको जरूरी है ही। टॉप लेवल का अलग कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, मिडिल लेवल का सबका अपना अपना कोऑर्डिनेशन है कि भाई टॉप लेवल वाला किससे डील करेगा तो वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील करेगा। मिडिल लेवल वाला किसके साथ डील करेगा? जो अभी ऊपर पढ़े थे हम लोग, मिडिल लेवल वाला डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करेगा। और लोअर लेवल वाला किसके साथ डील करेगा? तो ये वर्कर के साथ डील करेगा। तो अभी हम तीनों डिपार्टमेंट के बारे में अच्छे से पढ़ लिए थे।
अच्छा, कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिबरेट फंक्शन। क्या बोला कि डेलिबरेट फंक्शन का मतलब आप जब कोऑर्डिनेट कर रहे हो तो सामने वाले को सही मैनर में समझाओ, सो दैट उनको कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, उनको कोई चाउस क्रिएट ना हो। चाउस का मतलब आपका बात वो सुन रहे हैं और वो आलसी फील कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। आपको उनको आलसी नहीं फील कराना है, आपको उनको कंफ्यूज नहीं करना है, आपको इस डायरेक्शन में उनको बात बताना है कि वो अच्छे से काम कर पाए, अच्छे से चीजों को समझ पाए, तो ही वो काम को अच्छे से करेंगे और हमारे गोल को प्राप्त करवाएंगे। कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव फंक्शन, हम लोग पढ़े हुए हैं। ऑल परवेसिव फंक्शन का मतलब क्या होता है कि आपको ये यूनिवर्सल है, हर जगह पे एप्लीकेबल होगा, चाहे वो बिजनेस का मैटर हो, चाहे वो नॉन बिजनेस का मैटर हो, हर जगह पे कोऑर्डिनेशन का जरूरी तो पड़ेगा। तो बोलता है इट रिक्वायर्स एट ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, बोलता है बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन। सही बात है, चाहे वो बिजनेस है चाहे वो नॉन बिजनेस प्लेस है, हर जगह पे कोऑर्डिनेशन का जरूरत पड़ता है। तो कोऑर्डिनेशन क्या है, एक यूनिवर्सल फंक्शन है। ठीक है, अब इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। ये बहुत इजी था, छोटा सा चैप्टर था। आप इसको देखिए, वीडियो समझ में आता है तो आप बताइए कैसा लगता है कमेंट करके कि वीडियो अच्छा लगता है या नहीं। अगर अच्छा लगता है तो हम और ऐसे ऐसे वीडियो बनाएंगे, वन शॉट वीडियो, जो एक वीडियो में, छोटे से वीडियो में आई गेस ये बहुत कम टाइम में हमारा वीडियो पूरा कंप्लीट हो चुका है। हाँ, ऑलमोस्ट ये 25 मिनट में कंप्लीट हो चुका है। तो इसी तरीके से आप वीडियो देखिए, अच्छा लगता है तो आप अपना राय जरूर दीजिए। धन्यवाद।